जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म परावैद्युत तथा ध्रुवण पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही अब हम लोग संधारित्र यानी धारिता, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसको पढ़ेंगे। तो जब तक इस टर्म को हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम संधारित्र या धारिता के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो अब इस टर्म को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, बेल आइकन को प्रेस भी करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं और परावैद्युत पदार्थ को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी प्रत्येक चीज़ें हैं या प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यही कारण है कि नाभिक पर धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है। यानी यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल रूप से बंधे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो काटता है लेकिन कक्षा को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। और जब ये कक्षा को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो आपको पता है कि विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। चूंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ नहीं होगा। तो जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं ये कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। कुचालक पदार्थ के रूप में जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो मोम है। मोम परावैद्युत पदार्थ है। कागज है, कागज परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ के रूप में तारपीन के तेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जितने पदार्थ हैं ये परावैद्युत पदार्थ हैं और ये सामान्यतया कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने वाले, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अब आप एक बात समझ लीजिए, तो फिर अगर प्रश्न ये उठता है कि अगर ये कुचालक पदार्थ होते हैं तो फिर इनमें ध्रुवण कैसे होता है, इनकी उपयोगिता क्या है? तो एक बात हम आपको बता दें, आगे जब हम संधारित्र पढ़ाएंगे या धारिता के बारे में बताएंगे तो वहाँ तो इस चीज़ को बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, अगर मान लीजिए दो चालक छड़ हैं या दो चालक प्लेट हैं, एक चालक प्लेट यहाँ है और दूसरा चालक प्लेट यहाँ है। अब देखें, ये जो पहला चालक प्लेट है ये धन आवेशित है और ये जो दूसरा चालक प्लेट है ये ऋण आवेशित है। आपको पता है
कि धन आवेशित प्लेट और ऋण आवेशित प्लेट के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की तरफ होती है और इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परावैद्युत पदार्थ का यहाँ क्या भूमिका होती है, परावैद्युत पदार्थ का क्या योगदान होता है। परावैद्युत पदार्थ के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं कि ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जानते हैं जब परावैद्युत पदार्थ को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं, यानी जब इन दोनों प्लेटों के बीच में ले जाते हैं परावैद्युत पदार्थ को, तो इस स्थिति में धन आवेशित नाभिक, नाभिक पर धन आवेश होता है, ये धन आवेशित नाभिक वैद्युत क्षेत्र के तरफ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है वह विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार होता क्या है, इसके अंदर हम परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। सपोज कीजिए ये परावैद्युत पदार्थ है, तो जब परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो धन आवेशित नाभिक एक तरफ विस्थापित हो जाता है। देखिए ये जो धन आवेशित नाभिक है, धन आवेशित नाभिक एक तरफ विस्थापित हो जाता है और नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार होता क्या है कि ये जो परावैद्युत पदार्थ है, जब परावैद्युत पदार्थ को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो उसमें एक तरफ आ जाता है धन आवेश और दूसरे तरफ आ जाता है ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश, इसको ध्रुव कहते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो जब एक तरफ धन ध्रुव और दूसरे तरफ ऋण ध्रुव आ जाता है तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं ध्रुवण। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जितने भी परावैद्युत पदार्थ हैं नॉर्मली ये कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं और परावैद्युत पदार्थ सभी नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने आपको मोम बताया, मोम एक अच्छा परावैद्युत पदार्थ है। इसी तरह से कागज को हमने बताया, कागज हुआ, दफ्ती हुआ, कार्डबोर्ड हुआ, ये सब बहुत अच्छे परावैद्युत पदार्थ हैं। इसी तरह से तारपीन का तेल होता है, तारपीन के तेल का उपयोग हमेशा ट्रांसफार्मर में किया जाता है परावैद्युत पदार्थ के रूप में। तो परावैद्युत पदार्थ नॉर्मली कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो इसमें एक तरफ धन ध्रुव बन जाता है और दूसरे तरफ ऋण ध्रुव बन जाता है और इस प्रकार की घटना को ही हम ध्रुवण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आपको धारिता की परिकल्पना के बारे में बताने जा रहे हैं कि धारिता क्या चीज है। अच्छा, एक बात नाम से ही स्पष्ट है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो हम आपको किसी चालक की धारिता के बारे में बताने जा रहे हैं। धारिता जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक चीज बता दें, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। नाम सुने होंगे और अगर नहीं सुने होंगे तो इनको दिमाग में रख लीजिएगा। फैराडे ने ही धारिता की खोज की थी।
और धारिता के ही सिद्धांत पर आधारित संधारित्र है, तो इस प्रकार कहा जाता है कि फैरड ने ही संधारित्र की भी खोज किया था। संधारित्र जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं। और आपको मालूम है कैपेसिटर के बारे में कि जितने भी बिजली के मोटर होते हैं, जितने भी वैद्युत मोटर होते हैं, सब में कैपेसिटर का यूज होता है। पंखा हो, कूलर हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसमें कैपेसिटर का यूज होता है। कभी कभी आप देखते हैं वोल्टेज बहुत बढ़िया रहता है और फैन के जो डैने होते हैं बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो गांव के लोग कह दिया करते हैं कि इस समय बिजली हाफ हो गई इसीलिए पंखा धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन जब बिजली फुल आती है तो भी वो पंखा उसी तरह से चल रहा होता है। तो अब जब मैकेनिक को बुलाते हैं तो मैकेनिक कहता है कि इसका जो कंडेंसर है, कैपेसिटर ही कंडेंसर होता है। लोग कह देते हैं, मैकेनिक कहता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है, नया कंडेंसर लगाना होगा। तो जब नया कंडेंसर लगता है तो वही फैन जो होता है बहुत तेजी से चलने लगता है। तो हम कंडेंसर यानी कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस संधारित्र को पढ़ने से पहले हम लोगों को धारिता के बारे में जानना जरूरी है। और धारिता के बारे में ये साइंटिस्ट फैरड ने बताया था। और देखा जाए कि फैरड ने क्या बताया था। फैरड ने ये बताया था कि अगर ये कोई चालक है, कोई भी चालक है, चालक वो होगा जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं चालक हैं, तो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो देखिए, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आपको पता है कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत विभव भी होता है, ये सबको पता है। तो जब इस चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो इस चालक तार के चारों तरफ विभव भी उत्पन्न हो जाता है। और याद रखे रहिएगा, जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता जाता है। तो अगर एक को बढ़ाने से दूसरे का मान बढ़े तो हम कहते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती हैं या समानुपाती हैं। तो ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, और आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट जुटता है। यहाँ पर कांस्टेंट आता है C और फिर ये है V, जहाँ C को ही चालक की धारिता कहते हैं। यह जो C है इस C को ही चालक की धारिता कही जाती है। अब यहाँ से हम C की वैल्यू निकालें तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। और इस प्रकार हम यहाँ से धारिता को डिफाइन करेंगे। धारिता की डिफिनीशन क्या है, ध्यान सुनिए। यदि किसी चालक को Q कूलाम का आवेश देने पर उसके चारों तरफ विभव भी उत्पन्न हो जाए तो Q तथा V के अनुपात को ही उस चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं। अब हम यहाँ पर धारिता का मात्रक देखें कि धारिता का मात्रक क्या होगा। तो ये Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। यह SI पद्धति में मात्रक है, लेकिन धारिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम फैरड था, इसलिए यह कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है, यह कूलाम पर वोल्ट, यह फैरड के इक्वल होता है। और फैरड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हमको फैरड को डिफाइन करना हो, कई बार आपसे पूछा गया है कि फैरड क्या है, तो याद रखे रहिएगा फैरड चालक की धारिता का मात्रक होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और फिर फैरड को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि फैरड की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए,
अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो C इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 फैरड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उस चालक के चारों तरफ 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होती है। तो यहाँ से फैरड की डिफिनीशन भी आपको मिली। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर आगे देखा जाए कि ये धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी तो आपने देख लिया, धारिता का SI पद्धति में आपने मात्रक भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोग MKS पद्धति में इसका मात्रक देखेंगे कि MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी है, तो Q, और आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, यहाँ कर देते हैं W बाई क्यू। तो फिर ये C इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे Q ऊपर चला जाएगा, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे W है W, तो ये W रहेगा। Q के जगह पे I इंटू टी होता है, तो अब हम यहाँ कर देंगे I स्क्वायर टी स्क्वायर। अब W इक्वल टू होता है F इंटू यस। और चलिए अब हम यहाँ से मात्रक लिख रहे हैं। I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। और फिर यहाँ T टाइम है, टाइम का मात्रक सेकंड है, तो ये सेकंड स्क्वायर। और यहाँ F बल है, तो बल का मात्रक तो SI पद्धति में न्यूटन होता है, लेकिन यह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर कर देते हैं, और फिर नीचे यस डिस्टेंस हो जाएगा मीटर, तो यहाँ हम मीटर कर देंगे। और फिर देखिए फाइनली इसको हम लिख देते हैं, या यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया A का स्क्वायर यानी एम्पियर का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर सेकंड टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर नीचे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये हो गया मीटर का स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करें तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, मीटर भी ऊपर जाएगा, मीटर का पावर -2 हो जाएगा, और ये सेकंड है, सेकंड का पावर 4 हो जाएगा, और ये एम्पियर का स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये धारिता का MKS पद्धति में मात्रक आपको बताया गया है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इसकी बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा भी हम यहीं से निकाल लेंगे। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान की बीमा m, तो ये m इनवर्स हो जाएगा। मीटर लंबाई का मात्रक, तो ये l का पावर -2 हो जाएगा। सेकंड टाइम है तो t2 का पावर 4 हो जाएगा। ये एम्पियर है तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर वैद्युत धारिता की बीमा भी बताई गई। जो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि आज का ये जो टर्म है, इस टर्म में हम लोग परावैद्युत तथा ध्रुवण और इसके बाद धारिता के बारे में पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, धारिता का मात्रक तो फैरड आपको बताया गया, धारिता का एक और मात्रक माइक्रोफैरड होता है। तो 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरड होता है। एक और पिकोफैरड होता है, पिकोफैरड। तो पिकोफैरड को माइक्रोफैरड भी कहते हैं।
माइक्रो फैरड भी कहते हैं, और यह 10⁻⁻12 फैरड के इक्वल होता है। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि आज का जितना भी टर्म आपको बताया गया है, ये टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा भी, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।